हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल बेहद खास होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। जब भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो तैयारी तो बाद की चीज़ है। सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि क्या आप फॉर्म भर पाएँगे, और फॉर्म अगर भर नहीं पाएँगे, तो क्या परेशानी है? कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं? फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स या कागज़ात आपको चाहिए होते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। उन सारे के सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक सूचना दे दी जा रही है कि हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपको इस तरीके की कई सारी बुकलेट का सेट होता है, और जो आपको बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में आप मंगवा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके पूरे भारत में आप मंगवा सकते हैं, चाहे वो सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट या अलग अलग स्टेट के टेट्स जैसे एग्जाम, टीचिंग एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी, सिविल सर्विस, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ओटीए, जितने भी डिफेंस है वो एग्जाम हो। सभी एग्जाम्स के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आपको कोरियर से आपको घर पर भेज दिए जाएंगे, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके। अब आइए देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है किसी भी फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, वो होता है आपका एज प्रूफ। क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में आप देखोगे, जैसे मान लो कहीं पर आएगा कि मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 45 होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। तो ये जो एज वाला फंडा है, जो मिनिमम और मैक्सिमम एज जो इसमें देखनी होती है, ये कहाँ डिसाइड होगा? ये आपके एज प्रूफ से डिसाइड होगा। सबसे पहले आपके पास एज प्रूफ होना चाहिए। नॉर्मली इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें मैक्सिमम एग्जाम्स में जो एज प्रूफ होता है, वो 10th का सर्टिफिकेट होता है। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, वो आपका एज प्रूफ में काउंट होता है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, या आप मतलब किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर 10th नहीं चाहिए होती है, या फिर उसके अलावा कोई ऐसी जगह है जहां पर 10th वाले के साथ साथ एक और सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तो ऐसी जगह पर आप एज का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं। कई बार आप लोग देखोगे कि सेक्रेटरीट में ये बन जाता है, या फिर उसके साथ कई बार कई राज्यों में ये सिविल हॉस्पिटल वाले बनाते हैं, जैसे पासपोर्ट वगैरह के लिए जब दोबारा जरूरत पड़ती है, तो ये वाला प्रोसेस है। तो एक तो ये आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए आपकी एज का, तभी कभी आप लोगों को इसका फायदा हो पाएगा। और ये आमतौर पर तब होता है जब आप लोग किसी भी एग्जाम की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो पहला जो है डॉक्यूमेंट, वो आपके पास आपका होता है एज प्रूफ। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात आती है आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स की। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स वो सर्टिफिकेट होते हैं जो आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपके पास 10th, आपके पास 12th, और आपके पास ग्रेजुएशन। ठीक है। अगर आपके पास मास्टर है, तो आपके पास मास्टर का भी होना चाहिए। अगर आपके पास एमफिल है, तो उसका भी हो। पीएचडी अगर आपके पास है, उसका भी हो। तो यानी अगर आपका कोई कंप्यूटर कोर्स है, तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, तो उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती है, वो डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अगर कॉलेज ने बांट दिए तो वो भी मंगवा लीजिए। कई बार पहले मांग लेते हैं, तो उसके लिए आपके पास प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। वही मास्टर के पास भी बाद भी आपको डिग्री मिलती है, सिर्फ मार्कशीट से काम नहीं चलता है, तो वो भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी जिस एकेडमिक लेवल पर आपको सिलेक्शन चाहिए, जो आपका लेवल है, उस लेवल तक के तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए।
ओरिजिनल होने चाहिए। बाई चांस किसी वजह से कहीं डिपॉजिट है तो उसकी जो अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए, गज़टेड ऑफिसर से भी, और कई बार सेल्फ टेस्ट भी चलते हैं तो वो भी आपके पास हो। तो एक एकेडमिक सर्टिफिकेट आपका मस्ट है भाई, चाहे आपका एजुकेशन लाइन में हो, सिंपल ग्रेजुएशन मास्टर वगैरह में हो, या फिर आपका कंप्यूटर या फिर कोई और कोर्स आपके पास हो किसी भी प्रकार के एजुकेशन का, तो ये एकेडमिक सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास हमेशा ये रहने चाहिए। इनकी आमतौर पर जरूरत होती है। फॉर्म अप्लाई करेंगे तब डिटेल मांग लेंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपसे ओरिजिनल मांगे जाएंगे, जब ई डोजियर भरवाएंगे, कई जगह ई डोजियर भरवा जाता है जैसे डीएसएसपी वगैरह में, तो वहां इनकी जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा स्टेप आपका ये होता है, तो ये एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको अरेंज कीजिए। तीसरे नंबर पर बात आती है भाई कास्ट सर्टिफिकेट की, क्योंकि इंडिया है, हमारे देश में रिजर्वेशन भी है, और रिजर्वेशन शो करने के लिए आपको अपनी जाति का प्रूफ देना पड़ेगा। चाहे आप एससी कैंडिडेट हैं, चाहे आप एसटी कैंडिडेट हैं, चाहे आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, चाहे आप अदर स्टेट किसी और, जैसे स्टेट वाइज होता है, कई जगह बीसीए होता है, कई जगह बीसीबी होता है, या फिर अलग अलग, या फिर आप जनरल में हैं तो फिर तो आपको कुछ दिखाने की जरूरत है ही नहीं, आप तो ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट अपने आप में है। तो ये भी पता होना चाहिए कि जिस भी आप कास्ट में हैं, जो भी आपको जरूरी है वो आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो एक ये चीज आपको ध्यान हो, अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाने वाली है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास मस्ट हो, जहां से भी आप बनवाते हैं, जहां भी आपको आपके एरिया का है वहां पर आप इसको बनवा लीजिए। आमतौर पर तहसील में ज्यादातर राज्यों में ये बनता है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको हो, अगर रिन्यूअल वगैरह करवाना तो रिन्यू वगैरह करवा लीजिए, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है भाई इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट की बात कहाँ आती है, जहां पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वगैरह हो, या फिर क्रिमिलेयर वगैरह हो, या जहां पर आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है, वहां पर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। एक ये आपके पास होना चाहिए भाई, अगर ये भी नहीं है तो भी आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपका हो। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं या जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जहां पर स्कीम का फायदा लेना होता है, तो वहां पे आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना, दिखाना, या फिलअप करना, या फिर आपको शो करना होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास मस्ट है। अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो फिर आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, और एक एक नंबर आपके लिए जरूरी होता है कंपटीशन लाइन के अंदर। तो इनकम सर्टिफिकेट आप अपना फटाफट बनवा लीजिए। अब कहाँ से इनकम सर्टिफिकेट बनेगा ये तो आपको पता होता ही है, जहां भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगता है, वह कचहरी लगती है, वहां पर आप जाइए, और वहां पर जो टाइपिस्ट बैठे होते हैं वो आपको सारी गाइड कर देंगे, आपका फॉर्म भी बना देंगे, आपके डॉक्यूमेंट भी लगा देंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है वो सब आपको राह दिखा देंगे। इसके लिए, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रोसेस होता है, आज हम कुछ और बोल दें और आपके राज्य में वो हुई ना तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सबसे सस्ता काम, सबसे आसान ये होता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की कचहरी में, कोर्ट में जाइए, वहां पर टाइपिस्ट बैठे होते हैं, उनको सभी के मतलब सभी घाट का पानी पी के वो बैठे होते हैं, हर जगह का उनको पता होता है कहाँ से कैसे बनेगा, वो सब आइडियाज उनके पास होते हैं। उसके बाद बात आती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वाली श्रेणी में आते हैं, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो इसके अंदर जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कई बार फीस की छूट मिलती है, फिर जब आप एग्जाम देंगे तो मेरिट भी इनका अलग बनता है, यानी बहुत सारा फायदा होता है, तभी तो बनता है। अगर फायदा नहीं होता तो फिर बनाते क्यों। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की श्रेणी में अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिए। जहां पर आपके इनकम सर्टिफिकेट बना बनते हैं वहीं पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। मैक्सिमम सर्टिफिकेट 90% सर्टिफिकेट जो है आपके वो कोर्ट के कचहरी में या कोर्ट के एरिया में ही बनते हैं। उसके बाद बात आती है पीएच सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट जो है, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जिनको फिजिकली चैलेंज्ड आप कहते हैं, या फिर जिनके लिए भारत ने एक
एक रिस्पेक्टेड वर्ड यूज किया है दिव्यांग, तो पीएच सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनकी भी कभी फीस में छूट होती है, मेरिट भी अलग लगती है और अलग से मार्क्स भी मिलते हैं बहुत सारे एग्जाम में, इनको फायदा होता है। तो जो दिव्यांग भाई बहन है वो अपना फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी बनवा लें। कितनी श्रेणी में आप आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब आपको पता होता है। तो ये भी आप अपने जो भी आपका सीएमओ का क्षेत्र है, अलग अलग राज्य में वही अलग अलग बात मैं बोलूंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, फोटोस्टेट वाले तक भी इन चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं। कोर्ट तो आपके पास होता ही है, कचहरी में तो आप जा ही सकते हैं। तो फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये भी आपके पास एडवांस में, भगवान ना करे किसी के पास ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर आ ही चुकी है तो इसका फायदा भी सरकारें देती हैं और उसको भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रायोरिटी कानून ने आपको दी है उसको लेने का अधिकार आपको है। ये उसके बाद बात आती है करेक्टर सर्टिफिकेट की। करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत सारे एग्जाम में मांग लिया जाता है और बहुत जगह मांगा ही जाता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब तक स्कूल लेवल की बात होती है तो स्कूल में हेडमास्टर और प्रिंसिपल बनाते हैं, उसके बाद आप गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। जहां भी आपको गजेटेड ऑफिसर आपके एरिया में दिखे वहीं पर जाइए, और एक प्रोफार्मा होता है फोटोस्टेट वालों के पर या फिर कोर्ट कचहरी के अंदर एक प्रोफार्मा मिल जाता है। वो प्रोफार्मा ऑनलाइन भी मिल जाता है। प्रोफार्मा निकालिए, उसको भरिए, गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाइए, स्टैंप मरवाइए और इसको अपने पास रख लीजिए। इसकी कॉपियां जरूर सबकी रखिए, क्योंकि इनकी कई बार ओरिजिनल भी मांग लेते हैं, कभी फोटोकॉपी मांग लेते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनके लिए कुछ अवधि भी होती है कई जगह, तो वो भी आप लोगों को एक बार ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या प्राइवेट सेक्टर में जहां भी आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, या एग्जाम देना है, या फॉर्म अप्लाई करना है, या सिलेक्शन के लिए जाना है, या इंटरव्यू के लिए जाना है, या ज्वाइनिंग के लिए जाना है, तो वहां पर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट आपका मस्ट होता है। उसके बाद बात आती है भाई आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ आमतौर पर उसको माना जाता है जिसमें आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीजें होती हैं। जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ हो उनको नॉर्मली आईडी प्रूफ माना जाता है। चाहे आपका वोटर कार्ड हो, चाहे इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट आपके आ जाएंगे। वोटर कार्ड इसमें आ जाएगा, इसमें आपका पासपोर्ट आ जाएगा, इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस इसमें आ जाएगा, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें आ जाएगा, इसके बाद आपका पोस्ट पेड मोबाइल का बिल या कनेक्शन वगैरह भी, इसको तो आमतौर पर उसमें मान रेजिडेंस में भी मान लेते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ में भी काउंट कर लेते हैं। ये बहुत सारी डॉक्यूमेंट है जो आपके आईडी प्रूफ में माने जाते हैं। तो आपके स्कूल का, कॉलेज का जो जिसको आईडी कार्ड बोलते हैं, वो भी कई बार काउंट हो जाता है। तो नॉर्मली अगर मोटे तौर पर देखें तो ज्यादातर आपके वोटर कार्ड आपका आ जाएगा। वोटर कार्ड के अलावा आपका पासपोर्ट इसमें आ जाएगा, उसके बाद आपका डीएल आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। ये कुछ आपके होते हैं जिनको आप आईडी प्रूफ में मानते हैं। तो आईडी प्रूफ आपके पास मस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, अप्लाई करेंगे तब भी मांगा गया, एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपका आईडी प्रूफ देखा जाएगा। आईडी प्रूफ मैच होगा तो एग्जाम देंगे, अदरवाइज आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके पास हमेशा होने चाहिए, और एक नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि आपके पास कम से कम 2 आईडी प्रूफ पक्के होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो आपके पास होता है वो कभी वैलिड नहीं होता, कई बार आपके पास अवेलेबल भी नहीं होता है। उसके बाद बात आती है भाई एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ के अंदर नॉर्मली एक तो होता है आपका राशन कार्ड, एक तो आपका राशन कार्ड, दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है, बिजली का कनेक्शन, ये आपके पास, राशन कार्ड आपका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका हो गया, और उसके बाद आपका आधार कार्ड आ जाएगा इसके अंदर। आधार कार्ड इस श्रेणी के अंदर आ जाता है। और पोस्टपेड मोबाइल का कोई बिल होगा तो पोस्टपेड मोबाइल वाला बिल भी आपका इसमें आ जाएगा। अच्छा, कई जो है ना, कई डॉक्यूमेंट दोनों जगह काउंट, जैसे आधार कार्ड को वो दोनों जगह काउंट कर लेते हैं, तो कई बार ऐसी भी चीज आती है तो वो भी उसमें आ जाएगा। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि ये भी आपके पास कम से कम 2 ही होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, कई जगह कोई वैलिड नहीं होता है। तो ऐसी नौबत भी ना आए कि आपके पास या ना हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ। उसके बाद बात आती है भाई कॉल लेटर की। ये कॉल लेटर जो है ये आमतौर पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि मान लो आपका अपॉइंटमेंट होना है, आपका अपॉइंटमेंट होना है। अब अपॉइंटमेंट कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं कि मुंह उठा के चले गए अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट के लिए आपको कोई मेल आया होगा, आपको कोई फैक्स आया होगा,
कोई कोई ना कोई तरीका तो आपको होगा ही। और जो मेल आया होगा आपका कॉल लेटर का या ज्वाइनिंग लेटर या कॉल लेटर जो भी आप उसको बोलेंगे, वो आपके पास होना चाहिए। ये कई बार आपके पास काफ़ी समय पहले भी आ जाता है, कभी-कभी बहुत जल्द एट अ टाइम भी आपके पास आता है। कई बार कुछ ऐसे कॉल लेटर होते हैं या ज्वाइनिंग लेटर होते हैं जो फॉर्मली होते हैं, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। कई बार ऐसे डॉक्यूमेंटों को कॉल लेटर के रूप में कनेक्ट कर लिए गए मान लिया जाता है जो आपके पास एकेडमिक लेवल पर होते हैं, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इस तरीके के जो लेटर हैं वो भी आपके पास हों। अगर ये नहीं होंगे तो भी बनी बनाई बात जो है वो बिगड़ सकती है। फिर बात आती है स्कोर कार्ड की। स्कोर कार्ड में क्या होता है, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें स्कोर कार्ड काउंट होते हैं। स्कोर कार्ड काउंट होते हैं, जैसे मान लो आपने टेट का एग्जाम दिया, सीटेट का एग्जाम आपने दिया। सीटेट के एग्जाम का जो सर्टिफिकेट आता है उसको आमतौर पर स्कोर कार्ड ही बोलते हैं। मान लो 150 नंबर का पेपर हुआ, आपके नंबर आए 104, तो ये जो सर्टिफिकेट होगा ये नॉर्मली आपका स्कोर कार्ड ही होता है। उसके बाद जैसे आईबीपीएस जैसे एग्जाम है, आईबीपीएस जैसे एग्जाम है, इनके अंदर जो आपको मिलता है वो स्कोर कार्ड मिलता है। उसके बाद आर्मी स्कूल जैसे के एग्जाम है, आर्मी स्कूल जैसे एग्जाम है टीचर्स के, उनके अंदर जो मिलता है वो भी आपको स्कोर कार्ड मिलता है। तो ये स्कोर कार्ड आपके पास रिस्पेक्टेड अवस्था में पड़ा होना चाहिए, रखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिला और आपने फेंक दिया, यहाँ है वहाँ है, नहीं है। तो इसको भी आप बाइज्जत रखें। अगर आप इज्जत देंगे डॉक्यूमेंट के तो डॉक्यूमेंट आपको इज्जत देंगे, अदरवाइज सारी उम्र यही पूछते फिरेंगे कि कहाँ पर वैकेंसी है और अब मैं क्या करूँ। तो स्कोर कार्ड मस्ट होता है भाई, जहाँ भी मिलता है ये मस्ट होता है। तो एक ये आपके पास होना चाहिए। फिर कई बार आ जाती है बात रेजिडेंस सर्टिफिकेट की, या नॉर्मल लैंग्वेज में इसको डोमिसाइल बोलते हैं। डोमिसाइल बोलते हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट कह देते हैं। ये भी आपके पास होता है। ये भी नॉर्मली तहसील के अंदर ही बनता है, तहसीलदार बनाता है कई जगह, और हो सकता है कुछ राज्यों के अंदर ये पावर जो है ये एसडीओ या एसडीएम के पास हो। तो ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे, वहां पर जो टाइपिस्ट बैठे होते हैं, जो स्टेनो वाले बैठे होते हैं, जो ओथ कमिश्नर वगैरह बैठे होते हैं, जो फॉर्म भरवाते हैं, वो आपके पास होंगे। वो आपको एक फॉर्म अप्लाई करके दे देंगे, उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट लगाएंगे। आप अपना जो लोकल पटवारी होता है, लोकल जो पटवारी होता है उससे तस्दीक करवाएंगे। अगर पटवारी नहीं है तो आपका जो गांव का जो मेंबर होता है या फिर सरपंच वगैरह होता है, शहर में रहते हैं तो एमसी वगैरह होता है, तो यहाँ से साइन वाइन करवाओगे और उसके बाद जमा करवा दोगे जहाँ भी बनता है, तहसीलदार या एसडी ऑफिस में आपके एरिया में। तो वहाँ जाकर जमा कर दोगे। जैसे ही जमा करोगे वहाँ पर जैसे ही साहब बैठेंगे आपका सिग्नेचर हो जाएगा और फॉर्म आपका जमा कर लेंगे, और जो सर्टिफिकेट है वो एक पेज वाला वो वहाँ पर खिड़की पे मिल जाएगा, आप जाकर उसको ले सकते हैं। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास मस्ट होता है। इसकी एक वैलिडिटी होती है, अलग अलग जगह अलग अलग वैलिडिटी होती है। एक टाइम होता था जब इसकी वैलिडिटी 6 महीने होती थी, बच्चे फटाफट फटाफट बनवाते थे, कुछ समय बाद फिर बनवाते थे, फिर बनवाते थे, फिर बनवाते थे, रिन्यू पे लगे रहते थे। फिर बाद में डिसाइड किया गया कि इसकी वैलिडिटी को कुछ राज्यों के अंदर 15 साल कर दिया गया। यानी समय समय पर ये बदलती रहती है, लेकिन 15 साल नॉर्मली इसका होता है। लेकिन अगर आपका खत्म हो चुका है तो रिन्यू करवा लीजिए, दोबारा बनवा लीजिए, जो भी प्रोसेस होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर छूट इसी बेस पर मिलती है, इसी बेस पर छूट मिलती है। जैसे मान लो किसी, जैसे हरियाणा का टेट का फॉर्म भरेंगे तो हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो कम फीस लगेगी, बाहर के हैं तो फीस ज़्यादा लगेगी। हरियाणा के कैंडिडेट तो कम नंबर में पास होंगे, बाहर के हैं तो ज़्यादा नंबर में पास होंगे। जैसे दिल्ली के अंदर आप देखोगे डीएसएसबी के फॉर्म में अगर दिल्ली के ओबीसी हैं तो आप ओबीसी हैं, और अगर बाहर के ओबीसी हैं तो आप जनरल हैं दिल्ली में, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी आपके पास जो है वो मस्ट होता है। उसके बाद आती है पासपोर्ट साइज फोटो। ये बहुत जगह जरूरत पड़ती है भाई। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जहां ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है वहां इसकी जरूरत पड़ती है। जहां आप लोग इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं वहां आमतौर पर ये मांग लेते हैं। कोई सर्टिफिकेट बनवाना होता है वहां इनकी डिमांड हो जाती है। तो ये आपके पास एडवांस होने चाहिए, हर जगह आपको इनकी जरूरत पड़ती है। हालांकि डिजिटल युग में आजकल ज्यादा नौबत नहीं आती है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है इनकी जरूरत भयंकर पड़ती है, एट ए टाइम पड़ती है। तो ये आपके पास कम से कम 10-12 या 10-12-15 जो भी है वो आपके पास रखे होने चाहिए लेटेस्ट अवस्था में, क्योंकि कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। एट ए टाइम बन जाते हैं हर जगह, ऐसी कोई नौबत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास पहले होंगे तो आपके पास हेडेक नहीं रहेगा कि वो बनवाना है या बनवाना है, नहीं बना, कब बनेगा, कहाँ से बनवाऊं, मेरा क्या होगा, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपके पास होना चाहिए। फिर बात आती है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट की।
एक्स सर्विसमैन वाले जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन वाले हैं, वो उनके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब इसमें अलग-अलग राज्य में अलग-अलग सुविधाएं होती हैं, वो आपको देखना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन के कोटे से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य में ये बनवाइए। कई बार ये सैनिक मुख्यालय में बनता है, कई बार ये कोर्ट में भी बनता है, पता नहीं अलग-अलग जगह अलग-अलग होते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा नौबत नहीं है इसकी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप लोगों के पास ये होना चाहिए। अगर ये है, तो इसका भी फ़ायदा आपको मिलता है। फॉर्म अप्लाई करने में बहुत जगह फ़ीस कम लगती है, मेरिट जब बनती है तो नंबर में छूट मिलती है, बहुत से फ़ायदे इसके भी होते हैं। तो इसके पास एक्स सर्विसमैन का अगर कोटा आपका है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात आती है सपोर्ट सर्टिफिकेट की। सपोर्ट्स वाला जो सर्टिफिकेट है, जो खेल प्रमाण पत्र है, सपोर्ट सर्टिफिकेट या हिंदी में इसको बोलेंगे आप लोग खेल प्रमाण पत्र, ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं और आपने प्रतियोगिताएं जीती हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा ही। अगर नहीं है, खो गया है, तो दोबारा उसको कहीं से अरेंज कीजिए, और अगर आपको मिल गया है तो उसको अच्छे से रखिए, उसकी फोटोकॉपी वगैरह करवा के रखिए, ओरिजिनल अपने पास रखिए। आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, ओलंपिक आप जीत चुके हैं, जो भी आपने जहाँ भी जैसी भी आपकी अचीवमेंट है, कोई भी अचीवमेंट आपकी हो, वो अपने आप में बहुत बड़ी होती है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास हो। क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा का भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, फीस में भी छूट मिलती है, सिलेक्शन में भी छूट मिलती है, नंबरों में कोटा भी अलग होता है, रिस्पेक्ट भी अलग होती है, और वैकेंसीज भी कई बार अलग होती हैं। तो इसलिए अगर आप स्पोर्ट्स सेक्टर से हैं, तो आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। धांधली करने वाले लोगों से, गलतियां करने वाले से, 420 वाले लोगों से बच के रहें। बहुत सारे लोग आप देखोगे, जैसे हरियाणा के अंदर मामला हुआ, अलग अलग राज्यों के अंदर हुआ, झूठे सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स के आपके बना देते हैं। आप खिलाड़ी हैं नहीं, लेकिन आपने पैसा दिया, दूसरे ने बना दिया, फिर आप सिलेक्शन ले जाए, उसके बाद आप दर दर की ठोकर खाएंगे, कोर्ट आपको हटा देगा, सजा आपको हो जाएगी। तो गलती मत कीजिए। डॉक्यूमेंट में गड़बड़ की आज के समय, तो फिर आप नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपने रखें। जालसाजों, धोखेबाजों और 420 वाले लोगों से बच के रहें। अगर उनसे बच के रहेंगे, तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, रिस्पेक्ट आपकी बनी रहेगी। उसके बाद बात आती है एडिशनल सर्टिफिकेट की। एडिशनल सर्टिफिकेट में क्या होता है, कई सर्टिफिकेट आपके एडिशनल होते हैं। जैसे मान लो आपने अलग से मान लो कोई कंप्यूटर का आपने डिप्लोमा कर लिया, एनसीसी वगैरह का डिप्लोमा कर लिया, एनएसएस वगैरह का आपके पास कोर्स है, या उसके बाद आपके पास कोई अलग सी उपलब्धि है, अगर टेट वगैरह के हैं, या कोई और अचीवमेंट है, तो वो एडिशनल सर्टिफिकेट जो हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप टीचिंग लाइन से हैं और आपने बीकॉम किया है, बीकॉम करने के बाद आपने बीएड कर लिया, लेकिन आपको टीचर बनना है, टीचर आप बन नहीं पाएंगे इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि बीएड तो कर लिया, बट बीकॉम वाले बच्चा तो कहीं भी एलिजिबल नहीं है। साइंस वाले तो साइंस में है, बीए वाले एसएसटी में है। तो बीकॉम वाले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, या तो ज्योग्राफी या हिस्ट्री से ग्रेजुएशन का एक एक सब्जेक्ट दोबारा करना पड़ेगा। अब ये करेंगे तो क्या होगा, ये एडिशनल सर्टिफिकेट ही तो हुआ आपका, ग्रेजुएशन की डिग्री तो है, उसके साथ ही जो बाद में आपने किया एडिशनल, ये आपके पास होना चाहिए। कई बार आपने डबल एमए कर लिया, ट्रिपल एमए कर लिया, या कुछ और कर लिया, ऑनर्स वगैरह कर लिया, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास एडिशनल जो सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट हैं तो वो वैलिड होंगे, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप उसका भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। जितने भी एडिशनल सर्टिफिकेट हो सकते हैं, वो सब अपने अरेंज करके रखिए, एक अच्छी सी फाइल बना के रखिए। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने मेल आईडी पर भी रख लीजिए, अपने ड्राइव में भी रख लीजिए, अपनी गैलरी मोबाइल में भी रख लीजिए। जब भी आपको जरूरत हो, वहीं पर फटाफट आपका काम हो जाए। आज के डिजिटल युग का फायदा क्या है, आज का डिजिटल युग का फायदा यही तो है कि हमें हर चीज में कागजों का बोझ नहीं भरना पड़ता, हर जगह हमें उठाए नहीं फिरना पड़ता। लेकिन दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। हार्ड कॉपी भी आपके घर पे होनी चाहिए, या जहां भी आप रह रहे हैं वहां आपके पास होनी चाहिए, और सॉफ्ट तो आपके पास होनी ही चाहिए। ये सारी चीजें थी भाई, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, अच्छे लेवल के प्राइवेट एग्जाम के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब ये थे।
और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो बता सकते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी जिस भी एग्जाम के लिए चाहिए, उसी एग्जाम के लिए हमारा मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। और उसके अलावा जहां भी जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आएगी, उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर बनाकर हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। अब आपको कहीं भी बड़े शहर में जाकर के बड़ी बड़ी क्लासों में बैठने की, बड़े बड़े महंगे पीजी लेने की, बड़े शहरों में रहने की, घर से दूर भागने की नौबत नहीं है। आप घर बैठिए, अच्छा स्टडी मटेरियल कंटेंट आपको दिया जाएगा। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर डे टू डे आती हैं और आपकी चॉइस जो है वो हमारे सर आंखों पर है। जो भी आप कहेंगे वही हम पढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है आप लोगों का सिलेक्शन करवाना। आप अच्छी मेहनत करेंगे, हम आपका साथ देंगे, तो मेहनत जो है वो रंग जरूर लाएगी। आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर